Well, students, now today we are going to study about the second chapter, that is kings, farmers, and towns. So, this topic itself tells us so many things that you can understand. First comes kings, then farmers, then towns. So, here in this particular topic, we have to understand about these three things. One is kings and kingship. ये कैसे शुरू हुआ? In the earliest chapters, we have studied about the earliest civilization of India, where we understood that how civilization came into existence, how civilization is different from culture, and how people from a phase of rustic and savage life transformed into a civil life. This time, we are going to understand about the rise of institution, the development of kingship, the development of township, and development of agricultural practices also. So the time for which we are going to study in this chapter is 600 BCE to 600 CE. This is the most important thing that you have to keep in your mind. And the subtopic of this chapter states early states and economies. So two words, early state and economies. We have to understand, we have to bifurcate these two things. Why such a subtopic is given here? अर्ली स्टेट का मतलब क्या हुआ? शुरुआती दौर में राज्य व्यवस्था कैसे आई, राजा कैसे बनने लगे. हम सभी लोगों को पता है ना कि शुरू में जब लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन में रहा करते थे, तो उस दौर में कोई राजा रानी की बहुत बड़ी प्रथा नहीं हुआ करती थी. सारे लोग लगभग इक्वल हुआ करते थे, व्यापार करते थे, सिंपल जिंदगी थी, जरूरतें कम थी, इस वजह से इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर की कभी आवश्यकता पड़ी नहीं. लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ने लगा, जैसे जैसे लोगों की जरूरतें बढ़ने लगी, वैसे वैसे लोगों ने चीजों पर अपना अधिकार जमाना शुरू किया. यहां से कैपिटलिज्म आना शुरू होता है. डू यू अंडरस्टैंड? एक बार कार्ल मार्क्स ने कहा था कि कैपिटलिज्म की शुरुआत सबसे पहले उस दिन होती है जिस दिन किसी व्यक्ति ने एक जमीन के टुकड़े पर एक रेखा खींची होगी और कहा होगा ये हमारा है. फ्रॉम देन एंड देयर द कैपिटलिज्म स्टार्ट्स. तो सबसे पहले लोगों ने जमीन पर अधिकार करना शुरू किया, खेती करना शुरू किया, प्रॉपर्टी की ओनरशिप करनी शुरू करी. फिर एक दूसरे का छीनने और इकट्ठा करने के चक्कर में लोगों ने अपने झुंड बनाए, ग्रुप का एक लीडर बना. जो लीडर बना वो धीरे धीरे लोगों से टैक्स वसूलना शुरू किया, उनके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी लेनी शुरू करी. तो टैक्स वसूलना और प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी लेना, ये सारी चीजों ने स्टेटशिप को शुरू किया. सो इन दिस वे अर्लीस्ट स्टेटशिप केम इनटू एग्जिस्टेंस. अब कुछ एक हम आपको वर्ड्स समझाते हैं यहाँ पे जो आपको समझने हैं. लोगों के झुंड को, कबीलों को जन कहा जाता है. आप लोग समझते हैं ना, जन, जनता जैसे हम लोग हैं, तो जन होता है कबीला. अब ये कबीला जहां कहीं भी जाकर के बस गया, यानी जहां अपने पांव जमा दिए, दैट हैज बिकम जनपद. ठीक है, जन का पद, पद माने पैर. वेर एवर दे स्टैब्लिश देमसेल्व्स, दैट हैज बिकम जनपद. अब जो इसका सुप्रीम था, किसी भी जन का सुप्रीम हेड, ही हैज बीन डिक्लेयर्ड एज राजन. ठीक है, यानी जन के ऊपर शासन करने वाला, हेड ऑफ जन, राजन. तो यहां से कंसेप्ट आता है राज व्यवस्था का. हिंदुस्तान में सबसे पहले ये मोनार्किकल सिस्टम यहीं से शुरू होती है, और इसके शुरुआत का जो समय है वो ऑलमोस्ट 600 BCE हम मान सकते हैं, क्योंकि यहां से एविडेंसेस मिलते हैं. हालांकि इसके पहले भी राजा हुआ करते थे. वैदिक पीरियड में भी 10 राज्य युद्ध का जिक्र है ना ऋग्वेद में, कि 10 राजा आपस में लड़े थे. तो राजा थे नहीं, लड़े कैसे? तो इस तरह से राजतंत्र की जो व्यवस्था थी वो हमारे यहाँ इससे पहले भी थी. ऑलमोस्ट 1500 BCE में जब
ऋग्वेद लिखे गए, या 1200 बीसी के आसपास जब माना जाता है महाभारत था, युद्ध लड़ा गया, तो महाभारत में भी तो बहुत सारे राजा थे। तो इस तरीके से राजतंत्र, या जिसको मोनार्किकल सिस्टम कहते हैं, दैट हैज गॉट इट्स स्टार्ट फ्रॉम अर्ली वैदिक पीरियड। बट बिफोर वैदिक पीरियड देयर वाज नो मोनार्किकल सिस्टम, देयर वाज इगलिटेरियन सोसाइटी। ये चीज समझना है। तो सबसे पहले हम इसमें स्टेट, अर्ली स्टेट्स के बारे में समझेंगे, जनपद के बारे में समझेंगे। और जब यही जनपद एक दूसरे से लड़ते भिड़ते थे, कोई जनपद बहुत बड़ा हो जाता था, बहुत ताकतवर हो जाता था, तो दैट हैज यूजुअली बिकम महाजनपदास। We know that in 1600 BCE in India we had 16 Mahajanpadas. हाँ श्रेया, please ask. What's your question? तो सर वो मुझे थोड़ा सा डाउट है, ये BCE 600 BCE और CE को मतलब उसको वो क्या बोलते हैं उसका फुल फॉर्म? BCE का मतलब होता है, देखो हाँ सुनो, BCE का मतलब होता है बिफोर क्रिश्चियन एरा या बिफोर कॉमन एरा। आप दोनों तरीके से कह सकते हो, क्योंकि आज का जो एरा है दैट इज क्रिश्चियन एरा या कॉमन एरा। तो बिफोर कॉमन एरा, 0 से पहले का, और उसके बाद का कॉमन एरा, या जिसको हम सीई कहते हैं। इसके अलावा सीई को कभी कभी एडी भी लिखा जाता है, यानी एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब होता है, हाँ एनो डोमिनी का मतलब होता है रेन ऑफ जीसस, डोमिनेशन ऑफ गॉड, ईश्वर का शासन। तो ईसाई ऐसा बिलीव करते हैं कि जीसस क्राइस्ट जब पैदा हुए तब से लेकर के आज तक उन्हीं का शासन चल रहा है। तो इस वजह से ये एनो डोमिनी है, और एनो डोमिनी से पहले बीसी है, बिफोर क्रिश्चियंस या बिफोर क्रिश्चियन एरा। तो क्यों पढ़ते हैं फिर ये? हाँ बेटा, आप जो वो ये तो क्रिश्चियन, आप क्रिश्चियन इसलिए पढ़ते हो बेटा क्योंकि क्रिश्चियन कैलेंडर, क्रिश्चियन सिविलाइजेशन, ये एक दौर में पूरे दुनिया की सर्वमान्य सिविलाइजेशन और कैलेंडर और साइंस, हर एक क्षेत्र में दे हैव समथिंग टू गिव द होल वर्ल्ड, दैट द होल वर्ल्ड हैज एक्सेप्टेड। उन्होंने शासन किया और उनका आपको मानना पड़ा। ये हमेशा आप कल्चर में देखो, आप रिलीजन में देखो, आप किसी भी व्यवस्था में देखो, जो शासक हुआ करते हैं उनकी बात हर कोई मानता है। आपको याद है कि आपने पिछले साल शाम को 5 बजे उठ करके बड़ी थालियां पीटी थी। क्यों पीटी थी, कौन सी खुशी में? क्योंकि आपका शासक, आपका प्रतिनिधि ऐसा कहा था। उसका कुछ मतलब हो या ना हो वो अलग चीज है, बट यू हैव टू डू, यू हैव टू फॉलो, इट्स अ नॉर्म। इसी तरीके से जब एक जमाना हुआ कि जो है क्रिश्चियन जो कम्युनिटीज थी, उन्होंने पूरे दुनिया पे शासन किया, तो पूरे दुनिया पे उन्होंने अपना रिलीजन, अपना कल्चर, अपना साइंस, अपना कैलेंडर वो थोप डाला। अगर ऐसा नहीं होता तो बेटा आज अगर हम कह रहे हैं कि दिस इज 13th ऑफ मे, तो किस आधार पे कह रहे हैं? ये भी तो क्रिश्चियन है, ये भी तो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। ग्रेगोरी कौन सा हमारे यहाँ पैदा हुआ था? पोप ग्रेगोरी द 13th, जिन्होंने ये कैलेंडर बनाया था, सोलर कैलेंडर, ये भी तो उन्हीं का था, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। जिस भाषा में ये हम नोट्स आपको दे रहे हैं, ये भी उन्हीं की भाषा है, रोमन स्क्रिप्ट में लिखी गई इंग्लिश, क्रिश्चियन। तो बिलीव करना ये एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए आवश्यक है। आप नहीं भी मानेंगे तो आप जिस तरीके से मानेंगे उस तरीके में भी ये सारी चीजें शामिल होती हैं। तो अर्लीस्ट स्टेट हमें सबसे पहले समझना होगा कि किस तरह से जनपद आए और ये जनपद फिर महाजनपद बने। महाजनपदों का सबसे पहला जिक्र अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, इन 2 ग्रंथों में मिलता है। तीसरा कोई ग्रंथ नहीं है जिसमें 16 महाजनपद मिले हो। सो 16 महाजनपदास हैव its references only in two books, 2 scriptures. One is Buddhist scripture that is known as Anguttar Nikaya. निकाय जानते हो आप? बुद्धिज्म में बड़े सारे ग्रंथ होते हैं जिनमें सुत्त पिटक होता है और उसमें बड़े सारे निकाय हैं। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये 3 पिटक हैं बुद्धिज्म के, और जिन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। इसमें जो सुत्त पिटक है उसमें बड़े सारे निकाय हैं। निकायों में जैसे मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय,
दीघ निकाय, ये तीन बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा कुंदक निकाय, ये सब थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अंगुत्तर निकाय जो बुद्धिस्ट ग्रंथ है, और एक ग्रंथ है भगवती सूत्र, वो जैन ग्रंथ है। इन दोनों में 16 महाजनपदों के नाम मिले हुए हैं। हालांकि ये नाम थोड़े थोड़े अलग है दोनों में, बट ऑलमोस्ट सेम, ज्यादातर सेम है। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। देन द थिंग कम। हाँ बेटा। अ, अंगुत्तक निकाय के बाद आप भगवती सूत्र बोले हैं। हाँ, भगवती सूत्र ये जैन ग्रंथ है, ठीक और है, अंगुत्तर thank you. निकाय बुद्ध ग्रंथ है। हाँ, इसका ध्यान रखना। अब ये 16 महाजनपद कौन कौन से हैं, दोनों को देखने के बाद आप ये मैप देख रहे हैं बेटा, बहुत ध्यान से इसको देखिए। ये 16 महाजनपद इस मैप में आपको मिल जाएंगे, जो कि कैपिटल से लिखे हुए हैं। शुरू करते हैं एक तरफ से। सबसे नॉर्थ में है कंबोज, ठीक है। अच्छा, ये कंबोज है, कंबोजा नहीं, कंबोजा आपको इधर मिलेगा, ये कंबोज है। कंबोज के बाद ये सबसे लास्ट में है अफगानिस्तान का रीजन। इसके बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कश्मीर तीनों के सेंटर में है गांधार। गांधारी थी ना यहाँ से, ठीक है। कंबोज की राजधानी पुष्कलावती थी, और गांधारी यानी गांधार की राजधानी वो तक्षशिला थी। तक्षशिला आप जानते हो, अभी पाकिस्तान में है, पेशावर में ये तक्षशिला नामक जगह है। और इसका नाम ऐसा इसलिए पड़ा था क्योंकि महाभारत में एक जिक्र। हाँ बेटा। सर ये रिलीजियस प्लेस है ना? तक्षशिला नहीं नहीं, ये एजुकेशनल प्लेस है बेटा। यहाँ पे दुनिया का सबसे पहला यूनिवर्सिटी था, जहाँ पर चाणक्य पढ़ा हुआ था, और वहाँ का प्रोफेसर भी था, असिस्टेंट प्रोफेसर था वो, पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। तो तक्षशिला बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। यहाँ पर बेटा आपको याद होगा कि महाभारत काल में एक जिक्र आता है कि अर्जुन ने जो है वो खांडव प्रस्थ को नष्ट किया था। तो सेम टाइम पे वहां पर एक नाग रहता था, एक सर्प रहता था, तक्षक। तो जो बचा हुआ था अभी तक, तो वो जो है इंद्र का बहुत बड़ा भक्त था। तो जब उन्होंने खांडव प्रस्थ में पूरी आग लगा दी, तो इंद्र ने भयंकर बारिश करा दी उसकी प्रार्थना पे, और आग बुझ जाती थी। फिर अर्जुन ने तीर से पूरा एक छाया कर दिया ताकि बारिश ना हो सके और पूरा वन जल जाए। तो ऐसे में तक्षक का पूरा खानदान नष्ट हो गया। खांडवप्रस्थ, खांडवप्रस्थ कहां पर था, ये देखो कुरुक्षेत्र है, ये इंद्रप्रस्थ है, इसी को पहले खांडवप्रस्थ कहते थे। तो जब यहाँ पे आग लगी, तो तक्षक यहाँ से भाग गया और जाकर के यहाँ पर पाकिस्तान में बस गया, पेशावर में। और इस जगह का नाम उसी के नाम पर तक्षशिला पड़ा। तब से लेके मान्यताएं, हिंदू मान्यताएं थी, अब तो वहां पे मुस्लिम हो गए। लेकिन मतलब अर्जुन से उसकी बड़ी दुश्मनी थी, तक्षक की, और ये दुश्मनी आज भी हिंदुस्तान की पाकिस्तान की दिखती है। ये अलग चीज है। इसके बाद यहाँ पर कैकेय, हालांकि ये कोई महाजनपद नहीं था, लेकिन यहाँ से कैकेयी आती है, रामायण वाली, दशरथ की जो पत्नी थी। ये मद्र है, माद्री यहाँ से आती है। महाभारत आपने पढ़ा होगा तो आप जान रहे होंगे कि माद्री जो है वो कुंती की सपत्नी थी, वो पांडु की दूसरी पत्नी थी। इसके बाद ये कुरु, उन लोग के नाम ही जगह है। जी जी, दरअसल पहले क्या होता था ना कि राज्य के नाम होते थे, और घर में कोई राजकुमारी पैदा हो गई तो उसे राज्य के नाम पर ही रख दिया जाता था। लाइक जनक के यहाँ एक लड़की पैदा हुई तो उसको लोग जानकी कहने लगे। वो मिथिला में पैदा हुई थी तो उसको मैथिल जो है वो मैथिली कहने लगे, ठीक है। इस तरह के नाम पड़ जाया करते। कौशल्या वो महारानी हुआ करती थी, तो उनके नाम पर पूरे राज्य का नाम जो है कौशल पड़ा हुआ था। तो ये कुरु है। कुरु के इधर में हस्तिनापुर है, जो पहले ही राजधानी हुआ करती थी, बाद में इंद्रप्रस्थ बन गया जो दिल्ली है आज। पांचाल, जहां से पांचाली थी, याद होगा आपको। और यहाँ या फिर जो मतलब क्रिश्चियंस थे उन लोग में भी था ये? बेटा यहाँ कहाँ जो क्रिश्चियन मतलब आएंगे?
नहीं मतलब मैं पूछ रही हूँ आपसे कि ये जो आप बता रहे हैं कि उनके नाम पर ही मतलब जगह के जी। नाम पे उनका नाम रख देना। पहले डेट हमेशा याद रखना, कभी गलती नहीं होगी। हम पढ़ कब के बारे में रहे हैं? 500 बीसीई, जीसस हाँ क्राइस्ट के पैदा होने के 500 साल पहले। तो जब जीसस क्राइस्ट ही पैदा नहीं हुए तो क्रिश्चियन कहाँ से आ गए? तो उसके पहले तो सर हमारा लेकिन ही चल रहा था। हाँ सर, जो एस्पिरेशन ऑफ वुमेन्स आप पढ़ाए थे उसमें एक नाम था वेनेटियन कैसेंड्रा फेडले, तो उसमें आप बोले थे हाँ, कि वो लोग का भी नाम मतलब उनके नाम जिस जगह पे वो रहती थी उनके नाम की जगह पे वो हाँ, ये वेनेटियन पढ़ता। लगा। दैट्स तो वो तो करेक्ट। काफी न्यू बात है मतलब वो ये। तो बहुत बात की है, वो तो मतलब न्यू एरा की बात है ना वो, 18th हाँ तो 19th मतलब वो 19th पूछ सेंचुरी। रहे थे कि इस टाइम पे भी ये सब होता था, मतलब कि उनके जगह पे नाम रखाता था। बिल्कुल, अभी भी अंग्रेजों में बहुत दिनों तक, मतलब जब उन्होंने हमारे यहाँ शासन करने लगे तब भी वहां पे होता था प्रिंस ऑफ वेल्स, ड्यूक ऑफ यॉर्क, इस तरह का। तो इसका मतलब हम्म। जो जगह होता था, वहां का जो मालिक होता था, उसको इस तरह के टाइटल मिलते थे, ड्यूक एंड डचेस एंड ऑल। पांचाल की बेटा दो राजधानियां थी, ठीक है? एक अहिछत्र थी इधर और एक कांपिल्य थी इधर। दो राजधानियां पंचाल की हुआ करती थी। ऐसे ही दो राजधानियां वो होती थी अवंती की भी, ठीक है? अवंती की दो राजधानी, अवंती वही मध्य प्रदेश वाला इलाका है। इसकी एक राजधानी होती थी उज्जैन और दूसरी होती थी माहिष्मती। माहिष्मती फ्रॉम बाहुबली। याद आ रहा है कुछ? यस सर। ओके, गुड। यस सर। तो याद आ गया होगा, शिवगामी देवी। एनीवे, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ये है मत्स्य। मत्स्य ये राजस्थान का इलाका हुआ करता था और यहाँ के राजा को विराट कहा जाता था। तो ये विराट नगर इसकी राजधानी हुआ करती थी, ठीक है? इसके बाद सूरसेन, ये भी एक महाजनपद हुआ करता था। इसकी राजधानी मथुरा होती थी। यही सूरसेन से ही कंस हुआ करता था जिसकी राजधानी मथुरा थी। याद आ रहा है सब? वत्स, ये भी एक जगह है। वत्स, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। वत्स इलाहाबाद का पूरा क्षेत्र है जो आज प्रयागराज बन गया है, और पहले भी प्रयागराज था, थोड़े दिनों के लिए बीच में इलाहाबाद हुआ था। चेदी, चेदी इसकी राजधानी ये जो है विदिशा हुआ करती थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, मध्य प्रदेश में आता है। देन काशी, जहां आप हो, यहाँ की राजधानी वाराणसी थी, तब से भी आज भी है ये। इधर सबसे ज्यादा भीड़ लगी हुई थी, मतलब ये बिहार और उत्तर प्रदेश का जो ये इलाका था, इधर बड़े सारे महाजनपद थे। इनमें एक तो था कौशल। कौशल की भी दो राजधानियां थी। कौन कौन सी? एक थी श्रावस्ती और एक इधर थी अयोध्या। तो ये दोनों याद रखना। कौशल की दो राजधानियां हुआ करती थी, कभी अयोध्या होती थी, कभी श्रावस्ती होती थी। मल्ल, मल्लों की राजधानी कुशीनगर होती थी, जो कि कुशीनारा है, गोरखपुर के आगे ये जगह पड़ती है। और इसके बाद ये है वृज्जी, या वज्जी कहते हैं। इसकी राजधानी वैशाली, ये भी नेपाल की तराई में पड़ता है। फिर ये मगध, मगध की भी दो राजधानियां। तो ये ध्यान रखना, दो दो राजधानियों वाले कौन कौन से हैं? एक तो पंचाल है जिसका अहिछत्र और कांपिल्य हुआ करता था, दूसरा कौशल है जिसकी श्रावस्ती और अयोध्या हुआ करती थी, तीसरा मगध है। मगध में एक होता था राजगृह, जो पहले इसकी राजधानी थी, अर्लीस्ट कैपिटल, और आगे चल करके उदयन ने इसकी राजधानी चेंज कर दी। बिंबिसार वगैरह यही राजगृह में रहते थे, लेकिन उदयन और अजातशत्रु के टाइम पर इसकी स्थापना होने लगी थी और उदयन ने प्रॉपर्ली शिफ्ट किया था। तो अजातशत्रु के टाइम से ये हो गया था पाटलिपुत्र, जिसे आज पटना कहते हैं। फिर एक अंग है चलो रवन, उसके भी दो राजधानी है। किसकी? हाँ, अवंती अवंती। की। हाँ, अवंती की उज्जैनी और माहिष्मती है, तो चार हो गए। अंग इसकी राजधानी होती थी चंपा। तो ये ध्यान रखना। और सबसे साउथ में जो राज्य था वो था अस्मक, ठीक है? तो कौंडन्यपुर इसकी राजधानी हुआ करती थी। तो ये सारे आपके महाजनपद है। अब इन महाजनपदों में भी सारे महाजनपद एक जैसे नहीं थे।
कुछ बड़े कमजोर से थे और कुछ बड़े ताकतवर थे। ताकतवर कौन कौन से थे? सो देयर वर 4 ग्रेट महाजनपदास। आप इन चारों का नाम याद कर लो। एक तो था इसमें मगध, विच वाज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। ठीक है, क्यों स्ट्रॉन्ग था मैं बताऊंगा। दूसरा वत्स, इलाहाबाद वाला कौशाम्बी। कहते हैं कि इंद्रप्रस्थ में जब महाभारत वॉर खत्म हो गया, तब कहते हैं कि सारे लोग चले गए, मर गए सब, स्वर्ग नरक जिसको जहां जाना था निकल गए। फिर यहाँ पर आई बहुत बड़ी बाढ़ और पूरा का पूरा ये शहर तबाह हो गया। तो यहाँ से जो है कुरु वंश के कुछ बाद के शासक वो चले आए यहाँ पर, कौशाम्बी में आकर के बस गए। तो उन्हीं की कुल मिलाकर के ये महाभारत काल वाले ही हैं जो कौशाम्बी में आकर के बसे हुए हैं। अर्जुन वगैरह के सब वंशज हैं, कुरु वंश के ही थे जो यहाँ पर आकर के बसे थे। तो ये बहुत ताकतवर थे। यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ा राजा वत्सराज उदयन हुआ करता था, जिसकी कहानी अगर आपको पढ़नी हो तो आप एक किताब पढ़िएगा, स्वप्न वासव दत्ता, बहुत ही फेमस बुक है, इसको आप पढ़िएगा। इसमें वासव दत्ता और उदयन की प्रेम कहानी है। वासव दत्ता कौन थी? वासव दत्ता अवंती के राजा की लड़की थी। अवंती में प्रद्योत शासन करते थे, जिनको चंड प्रद्योत कहा जाता था। बहुत ताकतवर और बहुत क्रूर शासक था। वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, वो अपने जमाने का बाहुबली कटप्पा जो आप मान लो, इस तरह का था। और उसकी लड़की और यहाँ से उदयन, दे बोथ मींस लव्ड ईच अदर। तो उनकी प्रेम कहानी है। स्वप्न वासव दत्ता से यहाँ से काफी इतिहास मिलता है। देन तो मूवी में भी दिखाता है। हाँ बेटा, ये तो मूवी में भी दिखाता है। हाँ, राजा मौली ने थोड़ा थोड़ा यहीं से सीखा था। ठीक है, काफी थोड़ा ही नहीं, बहुत कुछ सीखा था। लाइक स्वप्न वासव दत्ता में जो स्टोरी है, द स्टोरी इज लाइक जो है इन दोनों में लड़ाई होती है। प्रद्योत जो है वो उदयन को पकड़ करके जेल में बंद कर लेता है, और जेल का निरीक्षण करने जब वो जाता है तो अपनी पुत्री के साथ जाता है, यानी वासव दत्ता उसके साथ जाती है। एंड शी फेल इन लव विद उदयन वन डे एंड बोथ इलोप्ड। दोनों ही, वो उसने ही दरवाजा खोल दिया, दोनों भाग गए फिर। तो इस तरीके से, और बाद में दोनों में समझौता हो गया। एनीवे, इन दिस वे these three, like Avanti, Vats and Magad, the strongest, and fourth one was Koshala। ठीक है, ये चार बहुत बड़े राज्य थे जिनमें अक्सर करके लड़ाइयां होती रहती थी। अब इन चारों में भी सबसे ज्यादा ताकतवर कोई साबित हुआ तो मगध साबित हुआ, पटना, और सदियों राजधानी रहा है पूरे देश का। क्यों? अब एक बड़ा प्रश्न आता है कि क्यों ये इतना ताकतवर कैसे हो गया? बाकियों के पास कौन से विटामिन की कमी रह गई? अब कौन सा विटामिन सी इन लोगों को नहीं मिल रहा था, इनकी इम्यूनिटी कमजोर हो गई? तो मगध स्ट्रॉन्ग क्यों हुआ, ये प्रश्न बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई मगधा बिकेम सो पावरफुल। सो द रीजन वन वाज स्ट्रॉन्ग रूलर्स। यहाँ के रूलर्स बड़े खतरनाक थे। बिंबिसार, अजात शत्रु, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इतने बड़े बड़े रूलर होंगे किसी के यहाँ, तो जाहिर सी बात है ताकतवर रूलर होगा, तो ताकतवर राज्य होगा। दूसरी और इंटरेस्टिंग चीज, यहां पर खेती बहुत होती थी, बहुत सारी नदियां थी, खेती खूब होती थी। सो जस्ट बिकॉज ऑफ हाईली प्रोडक्टिव लैंड एंड प्रोड्यूस that they usually had from the land, उसकी वजह से टैक्स बहुत मिलता था। राजा के पास टैक्स होगा तो वो सेना रखेगा, सेना को अच्छा खासा पैसा देगा, ताकतवर होगा। तीसरा कारण, जंगल बहुत थे यहाँ पे, और उन जंगलों में मिलती थी हाथियां। आप जानते हो कि शुरू की लड़ाई जब 600 BC में होती थी, तब आपके पास मशीन गन वाली टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब आपके पास मिसाइल्स नहीं थी। तो जिनके पास हाथियां होती थी वही मिसाइल थी। ज्यादा हाथी मतलब ज्यादा ताकतवर सेना। उस दौर में चतुरंगिणी सेना होती थी। चतुरंगिणी माने सेना के 4 अंग होते थे। कौन कौन से? हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल। ठीक है,
इसमें सबसे पहले हाथी, सबसे इंपॉर्टेंट। तो दूसरा कारण हाथी हो गया। तीसरा जो है आप लोहा, यहाँ के जंगलों से लोहा बहुत मिलता था। आप जानते हो कि उस दौर में हथियार सिर्फ लोहे से बनाए जा सकते थे, तो लोहा होना ये भी बहुत। इसके अलावा एक और बढ़िया कारण है, वो है मैरिज रिलेशनशिप। अब आप सोचोगे मैरिज रिलेशनशिप से कोई राज्य कैसे ताकतवर हो सकता है। आपको बता दें यहाँ पे कि जैसे बिंबिसार था यहाँ का राजा, तो उसने खुद बड़ी सारी शादियां करी थी। एक उसने वज्जी से कर ली थी, वज्जी राज्य में शादी कर ली थी चेलना से, जो चेटक की लड़की थी, ठीक है। और जो चेलना थी वो महावीर, जिनका आपने सुना, वो जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, उनके बुआ की लड़की थी चेलना, ठीक है। तो इस तरीके से बिंबिसार जो हुआ वो रिश्ते में महावीर स्वामी का जीजा हो गया। तो आप सोचो कि उसने एक तीर से कितने सारे निशाने कर लिए। एक तो महावीर स्वामी भी उसके फेवर में हो गए, रिलेशन में आ गए, तो जो एक वेल विशिंग चीज मिल गई उन्हें। देन अगेन वज्जी उस दौर का सबसे बड़ा गणराज्य था, तो उन्होंने बड़ी हेल्प करी। दो हो गया। तीसरा, इसने कौशल से अपने अच्छे रिलेशन रखे थे। कौशल के राजा हुआ करते थे प्रसेनजित, और प्रसेनजित की बहन महाकौशला से भी बिंबिसार ने विवाह किया हुआ था। तो मतलब कौशल फ्रेंड हो गया, वज्जी फ्रेंड हो गया। एक और काम किया, अवंती में उसने शादी तो नहीं करी थी, लेकिन अवंती में अवंती का जो राजा था प्रद्योत, वो एक बार बीमार पड़ा, तो अपने यहां से इसने वैद्य भेजा। जीवक उसका नाम था। किसका नाम था? वैद्य का क्या नाम था? जीवक। किसने भेजा? बिंबिसार ने। बिंबिसार सेंट जीवक टू अवंती। अब जाहिर सी बात है, किसी की बीमारी आप ठीक करा दोगे तो वो तो आपका एहसानमंद हो जाएगा। अब आप सोचो कि मगध जो है वो एक ऐसा राज्य है जिसने वज्जी से अपने मैरिज रिलेशनशिप रखे, कौशल से मैरिज रिलेशनशिप रखे, अवंती से फ्रेंडली रिलेशनशिप रखे। तो सारे बड़े राज्यों से तो इसने अपने रिलेशन रख लिए, वत्स पे अटैक करके हरा दिया। तो या तो इसके दोस्त बन गए और या फिर हार करके खुद ही मिल गए। तो ये चालाकी बिंबिसार ने करी। इसके बाद अजातशत्रु ने भी यही काम किया। और एक और मजे की चीज बता दूं आपको, आपको याद रहेगा। मगध का राजा बिंबिसार, जिसने प्रसेनजित की बहन से शादी किया था, तो प्रसेनजित ने प्रसन्न होकर के, ये काशी जो देख रहे हो ना, ये मगध का पार्ट नहीं था, ये कौशल का पार्ट था। ये अयोध्या के राज्य में आता था यहां तक, समझे? ये काशी जो है वो दहेज में कौशल ने दे दिया मगध को। यहां से कुल 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं आती थी टैक्स के रूप में हर साल, और वो सबका सब मगध को मिल गया। क्यों दिया था पता है? दिस वॉज गिवन फॉर डाउरी। नॉट एज अ डाउरी के रूप में तो दिया ही गया था, लेकिन डाउरी में भी किस काम के लिए दिया गया था, ये बड़ा अजीब है। ये दिया गया था महारानी के सौंदर्य खर्च के लिए। सुन करके आप हिल जाओगे। सो दिस वाज गिवन फॉर द ब्यूटी पार्लर, ठीक है। जितना उनके नहाने धोने खाने पीने और श्रृंगार वगैरह करने का जो साधन आता था, जितना भी महंगा पड़ता था, उसके खर्च के लिए पूरा वाराणसी दे दिया गया कि पूरे बनारस का जो इनकम है उसके पाउडर क्रीम लगा लो तुम। सो दिस वाज व्हाट that has been done in those days। तो सोचो थोड़ा सा कि इस दौर के राजा किस तरह के रहे होंगे। एनीवे, तो बिंबिसार ने इसको बहुत ताकत दे दी। ये अलग बात है कि बिंबिसार को उसके ही लड़के अजातशत्रु ने मार डाला, और इस बात से दुखी होकर के जो है प्रसेनजित ने काशी छीन लिया। फिर जाकर के दोनों में लड़ाई होती है, अजातशत्रु और प्रसेनजित में। प्रसेनजित हार जाते हैं और दोबारा से अपनी लड़की की शादी कर देते हैं
ये अजातशत्रु से, और काशी को दोबारा दहेज में दे देते हैं। तो इस तरीके से आप देखो घूम फिर करके एक ही दहेज में बुआ भतीजी दोनों की शादी हो गई। एनीवे, तो ये कुछ एक कहानियां हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, और इससे आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि किस तरह के स्टेट्स होते थे, उनकी स्टेटशिप कैसी थी। अब सर हम, पहले अपनी बहन की शादी किए थे, फिर अपने बेटी की। हाँ तभी तो हम कह रहे हैं ना, बुआ और भतीजी एक ही दहेज में दोनों निपट गए। खर्चा भी ज्यादा नहीं हुआ था। खर्चा तो हुआ था बेटा, एक पूरा इलाका दे देना, ये कम खर्चा है। चलिए, अच्छा लगा। सर दिए पाउडर क्रीम के लिए। सर उदयन भी तो मारा था, उसको क्या मिला फिर? इसको सर उदयन भी तो अजात शत्रु को मार दिया था, फिर उसको क्या मिला? नहीं, उदयन ने कहा मारा था अजातशत्रु को। उदयन तो अजातशत्रु का लड़का था, वो सक्सेसर था। बिम्बिसार का लड़का सर वो था ना अजातशत्रु जो उनको हाँ, मारा था। बिंबिसार का अजातशत्रु था, और कहते हैं कि अजातशत्रु ने बिंबिसार को मारा था क्योंकि कुछ एक बौद्ध ग्रंथों में उसे पितृहंता लिखा गया है, कि पिता की हत्या करी हुई। हालांकि इसके बहुत साक्ष्य नहीं मिलते, बहुत सारी कहानियां अलग अलग भी हैं। जैसे मैंने जो बुक्स पढ़ी हैं, जैसे देवी चंद्रगुप्तम है या और भी इस तरह के, तो उन सारी किताबों में थोड़ा सा वेरिएशन मिलता है इस स्टोरी का। उसमें कहते हैं कि को सबसे पहले जो अजातशत्रु था उसने अपने पिता बिंबिसार को कैद कर दिया, और कैद करने के बाद उनका खाना पानी बंद कर दिया। तो अजातशत्रु की माँ अपने पति से मिलने जाया करती थी, तो वो क्या करती थी कि वो जान रही है कि उसके पति को खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा है, भोजन नहीं मिल रहा है, तो मर न जाए, तो वो अपने पति से इतना प्रेम करती थी कि अपने पूरे हाथों में वो कुछ पौष्टिक चीजों का लेप लगा के जाती थी, कुछ प्रोटीन फाइबर युक्त चीजों को लपेट लेती थी, और वही ले जाकर के वहां पर उसको खिला देती थी। तो इस तरीके से ये प्रेम का बहुत बड़ा उदाहरण है। आप इससे बड़ी कहानी प्रेम की पाएंगे नहीं। और जब अजातशत्रु को ये पता चला कि नहीं, उसकी माँ है जो कुछ न कुछ ले जाकर के खिला दे रही है, और चूंकि उसकी तलाशी नहीं होती इस वजह से ऐसा हो पा रहा है, और पिताजी अभी भी जिंदा है, तो वो बड़ी तेजी से भागा अपने पिताजी से मिलने के लिए। अब यहाँ पर दो तरह की बातें हैं। बौद्ध ग्रंथ कहते हैं कि अपने पिताजी को मारने के लिए जा रहा था, और जैन ग्रंथ कहते हैं नहीं, उसे अपने ऊपर पश्चाताप था और वो अपने पिता को रिलीज करने के लिए जा रहा था, छोड़ने के लिए जा रहा था। चाहे मारने जाए या छोड़ने जाए, बिंबिसार को बहुत तकलीफ हुआ, उसे लगा कि अब आ रहा है मारेगा पक्का, तो उसने सुसाइड कर ली। करी उसने सुसाइड, लेकिन पितृहंता का नाम अजातशत्रु को मिल गया। और उसके बाद जैसे ही बिंबिसार मरता है, उसके वियोग में, उसके शोक में वो महाकोशला भी मर जाती है, उसकी पत्नी, और इस बात से प्रसेनजीत नाराज होता है और वो अटैक करता है अजातशत्रु के ऊपर। सो ऑल दीज स्टोरी आर इंटर रिलेटेड लाइक दिस। ठीक है, सिर्फ वहाँ पे फर्जी की जो मतलब थी उनका कोई रोल नहीं है जिनसे उनकी शादी हुई थी? हाँ, अजातशत्रु से बेटा हुआ था, बिल्कुल। अजातशत्रु में हुआ ये कि जो वज्जी की जो है राजकुमारी थी, चेलना, चेटक की लड़की, उसके दो लड़के थे, हल और बेहल। ठीक है, और उन दोनों के पास एक बहुत बड़ी माला, बहुत मोतियों की माला थी, बहुत कीमती थी, नौलखा टाइप का, और एक हाथी था जो सूंड में पानी भर करके स्नान कराया करता था लोगों को। ये हाथी और एक जो है मड़ियों की माला, ये दोनों बिंबिसार ने अपने दोनों छोटे बेटों को, हल और बेहल को गिफ्ट किया हुआ था। तो जब बिंबिसार मर गया तो चेलना को लगा कि अब अजातशत्रु ने जो है बिंबिसार को मार डाला है, तो हमें कहां छोड़ेगा, तो वो अपने दोनों को बेटों को लेके भाग गई वज्जी। इस बात से नाराज होकर के अजातशत्रु ने वज्जी पे अटैक कर दिया, अपने नाना के ही ऊपर, कि ये दोनों बच्चों से पहले हमारे जो गिफ्ट है पिताजी ने दिए वो हमें दिलाओ। चेटक काफी ताकतवर था, वो हार नहीं माना। लड़ाई हुई, कई बार लड़ाइयां हुई, लेकिन अजातशत्रु हार जाता था। तो अजातशत्रु ने फिर बुद्ध से मिला, जाके बुद्ध से पूछा कि हमें जीतना है तो हम क्या करें, कैसे जीतेंगे। तो बुद्ध ने उन्हें उपाय बताया कि एक ही उपाय है जीतने का, वो है फूट डालो। जब तक वज्जी संघ बना है, संघे शक्ति कलियुगे, संघ में बड़ी शक्ति होती है, उनका संघ तोड़ दो
फूट डालो जीत जाओगे, और जब तक वो इकट्ठा रहेंगे तुम लाख सर पटक लो नहीं जीतोगे। तो अजात शत्रु ने अपना एक मंत्री भेजा जिसका नाम था वस्कर, वस्कर यानी वश में कर लेने वाला। तो वो जाकर के वहां पे फूट डालना शुरू किया, पूरे वज्य में तरह तरह के प्रलोभन देकर के फूट डालना शुरू किया। ये कथा मिलती है वैशाली की नगर वधु में, कभी पढ़िएगा, अच्छी स्टोरी है आम्रपाली की। तो वहां पर वो फूट डालने में वो सफल हो गया, और उसके बाद जब आपस में ये बिखर गए तब वहां पर अजात शत्रु ने हमला किया, और अजात शत्रु ने दो बहुत खतरनाक से हथियार उसमें इस्तेमाल किए थे, जो आज भी मिसाल है, अपनी जमाने के वो बड़े मिसाइल थे। पता है कौन कौन से हथियार थे? एक था रथ मूसल, उसको क्या कहते थे? रथ मूसल। रथ मूसल इस तरह का होता था, आपने अगर बाहुबली देखी होगी तो उसमें एक रथ होता है, रथ के आगे ऐसे लगा रहता है जो तलवार जैसा, वो घूमता रहता है और बहुत सारे लोगों को काटता रहता है, देखा है ना? यस सर, बल्लाल जो के रहते Yes, जो sir. बल्लाल लेके घूमता है, यस, वो था रथ मूसल। और बाहुबली में ही आप दूसरा भी यंत्र देखोगे जो कि अजात शत्रु ने चलाया था, वो था महाशिला कंटक। एक बहुत बड़ा सा जो है वो लकड़ी का ऐसे होता है, उसके ऊपर बड़ा सा पत्थर रख करके और फेंका जाता है, गुलेल कैटापल्ट जैसा होता है, ये भी देखा था ना आपने? यस सर। सर। तो महाशिला कंटक और रथ मूसल, ये दो ऐसे हथियार थे, अपने जमाने के परमाणु हथियार समझ लो, जिसका आविष्कार अजात शत्रु ने किया था वज्जी संघ के खिलाफ। सो दिस इज टू बी अंडरस्टूड। ये दो कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और वो माला पाने के लिए। हाँ, इसीलिए चलिए आदमी के पास पैसा हो तो क्या नहीं कर सकते। एक एक करके